हमारे जीवन की शुरुआत से आज तक हमने हमारे सूरज या सन को देखा है। हमने हमारी स्कूल की बुक्स में ये भी पढ़ा है कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत में सूरज का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था और सन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सन हमारी धरती को रोशनी, धूप, गर्मी और भी बहुत सारी चीजें देता है। मगर हमारी बुक्स में ऐसी बहुत सारी बातें हैं सन के रिलेटेड जो आज भी नहीं दी गई हैं। लेकिन हम आज आपके सामने सन और सन के ऊपर हुई रिसर्च के बाद जो थ्योरीज प्रपोज की गई हैं और सूरज के सोलर एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना और सन स्पॉट के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले। चलिए जानते हैं। हमारा सन एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर भी है। हमारे सन का शेप लगभग परफेक्ट स्फीयर है। स्फीयर मतलब गोल आकार चीज। हमारा सन हॉट प्लाज्मा और हीट से बना हुआ है। हमारे सन को परफेक्ट स्फीयर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका जो नॉर्मल साइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, वो भी पोलर और इक्वेटर में। इसी वजह से हमारे सन को दुनिया में पूरे यूनिवर्स की सबसे क्लोजेस्ट गोल आकार चीज माना जाता है जो भी हम इंसानों ने आज तक डिस्कवर की है। हमारा सन बेसिकली हॉट प्लाज्मा, हीट और इनहेंस न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से बना है और इसका कोड भी बिल्कुल इसी तरीके से बना है। सन एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। सन बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25% और कुछ हैवी एलिमेंट्स पर बहुत कम मात्रा में, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, आयरन एक्सेट्रा। हमारा सन एक G2b मेन सीक्वेंस स्टार है। G2b एक स्पेक्ट्रल ग्लास होता है जो सन्स को, मतलब जो भी हमने आज तक जितने भी स्टार्स को फाइंड किया है उनको उसी के बेस पे किया है। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, प्लीज वेट करिएगा। और उस ग्लास की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा सन एक येलो ड्वार्फ है और उसकी जो लाइट्स है वो बहुत ज्यादा व्हाइट और देन येलो के करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सन एक येलो ड्वार्फ स्टार है। आज से शायद 2-3 साल पहले की बात है, मैं और मेरा एक सीनियर फ्रेंड हम दोनों बैठे हुए थे। मुझे शायद जहां तक याद है वो अक्टूबर का महीना था और ठंड मीठी मीठी चालू हो गई थी पड़ना, और वो 20 या 25 तारीख होगी, दिवाली बीत चुकी थी। हम दोनों बैठे हुए थे और हम दोनों ऐसे रैंडम से साइंस टॉपिक और स्पेस टॉपिक सन के ऊपर बात कर रहे थे। हम दोनों का डिस्कशन काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन हम दोनों सन के कलर पे आ गए कि सन कौन से कलर का दिखता होगा। उसने कहा कि सन का कलर येलो होगा और हमने कहा कि सन का कलर व्हाइट होगा। और ऐसे हमारी बात थोड़ी चलती रही और हमारे बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, मतलब थोड़ा सा झगड़ा हो गया। उसने कहा कि चलो हम लोग तो बात कर रहे हैं, हम लोग किसी हमसे थोड़े बड़े को पकड़ते हैं जो है ना हमारा आंसर थोड़ा हम दोनों में से कौन सही बोल रहा है उसे बता सके। हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा, पर मुझे पता नहीं वो कौन थे या कौन थी। और तो मुझे जहाँ तक याद है कि उन्होंने हमसे भी अलग ही आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि सन का कलर ऑरेंज है, और मुझे ये नहीं पता कि उस टाइम पता नहीं था कि सन का कलर रियलिटी में व्हाइट, येलो या ऑरेंज तीनों में से कौन सा था। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं उसको अपनी रैंडम आंखों से देखना चाहता था और देखा भी था कि शायद सन व्हाइट होता है। ठीक है, तो मैंने और उसने, हम दोनों ने कहा, उनको थैंक यू बोला और हम दोनों अपने नॉर्मल डिस्कशन में आ गए और हमारी 20 या 25 मिनट बात हुई। और उसके बाद फिर हमने आज तक ना उस टॉपिक पर वापस डिस्कशन किया, कुछ भी नहीं किया। और हम दोनों उसके बाद घर चले गए अपने अपने, और उस टॉपिक को वापस कभी उठाया ही नहीं। और उसके बाद मुझे आज ये टॉपिक याद आया और मेरे पास आज उसका आंसर है, और वो आंसर काफी ज्यादा एक्यूरेट है और वो आंसर आप लोग के सामने है। जब हम लोग सन के डीप स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब सन का सेंट्रल मास काफी ज्यादा गर्म और डेंस, मतलब काफी ज्यादा भारी हो गया था, इसकी वजह से उसके अंदर, उसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। ये काफी अच्छी बात है और यही बात हर एक सन के ऊपर लागू होती है, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हर एक कोर एक स्टार और एक बड़े से सन के अंदर बदल पाता है। आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली सन का कोर हर सेकेंड 6 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और हर 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर को एनर्जी में बदलता है। और सन ही हमारे सोलर सिस्टम में एक लाइट और हीट का सोर्स है।
व्हाट इज सोलर एटमॉस्फेयर? सोलर एटमॉस्फेयर सन की कुछ आउटर लेयर्स को कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लाइट और रेडिएशन रहता है और उसी की मदद से लाइट और रेडिएशन पूरे सोलर सिस्टम में फैलती है और काफी ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी को सोलर एटमॉस्फेयर कहते हैं। कोर हमारे सन का सबसे अंदर का पार्ट होता है। बेसिकली एक न्यूक्लियर बॉल है जहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, जैसे अदर स्टार्स में होती है। हमारा सन भी हाइड्रोजन का बना हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर थर्मोफिनोमिनन। इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो रहते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होकर काफी लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज करते हैं और ये एनर्जी कोर से निकलकर आउटर स्पेस में जाती है थ्रू रेडिएशन जोन, कॉन्वेक्टिव लेयर और फोटोस्फीयर। कॉन्वेक्टिव लेयर, ये लेयर जस्ट अबव द कोर रहती है। ये लेयर जो कोर जनरेट करता है उससे एनर्जी को, उससे ज्यादा कनेक्टेड रहती है। बस इसका काम कुछ ही नहीं रहता है, बस जो कोर की एनर्जी रहती है उसको आपने से ऊपर की लेयर और आउटर स्पेस में भेजने का काम करती है। फोटोस्फीयर, ये लेयर हमें ज्यादातर विजिबल रहती है सन के थ्रू, क्योंकि यही लेयर के अंदर लाइट अकर होती है, मतलब लाइट दिखती है और यही लेयर के थ्रू हमारे पूरे सोलर सिस्टम में लाइट पहुंचती है और यही लेयर हमें ज्यादातर हमारी नंगी आंखों मतलब नॉर्मल आईज से भी विजिबल है। क्रोमोस्फीयर, ये लेयर फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर होती है। बेसिकली तो एक वैक्यूम लेयर है, बट ये हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा की मदद से बनी है और ड्यूरिंग इक्लिप्स ये रेड विजिबल लाइट और पिंक फ्लैश को प्रोड्यूस करती है, जो काफी अमेजिंग और काफी अनबिलीवेबल सा, काफी अलग सा दिखता है आपको। वैसे देखा जाए तो हम इसे अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल पे रेडिएशन रहता है। प्लीज को देखिए मत, इमेजेस तो काफी अच्छी कैप्चर की जाती है। कोरोना, ये लेयर हमारे सन के क्रोमोस्फीयर के जस्ट ऊपर रहती है और इसे हम सोलर एटमॉस्फेयर का आउटर पार्ट कहते हैं और इसे ही हम कोरोना भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा रेडिएशंस को स्प्रेड करता है, जैसे कि इमिट एक्स-रेज और भी काफी सारे रेडियो एक्टिव लाइट्स को रेडिएट करता है और ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स ये भी हमें दिखता है। फोटोस्फीयर कम्प्लीटली जब कवर हो जाता है तब हमें ये कोरोना दिखने लगता है और इसके अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन होती है, क्योंकि ये एक्स-रे और इंफ्रारेड रेडिएशंस और भी बहुत सारे रेडिएशंस को इमिट करता है। सन स्पॉट, सन स्पॉट कुछ गड्ढे होते हैं जो सन की सरफेस पे हो जाते हैं और इनका टेम्परेचर सन के सराउंडिंग से काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल सन के सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 10,000 डिग्रीज होगा तो इनका टेम्परेचर उनके 1/3 या 1/10 होगा, जैसे कि 1500 से 2000 डिग्रीज के बीच में। और जब भी ये सन स्पॉट आते हैं, सन के ऊपर हो जाते हैं, वो हमें 2 से 3 दिन से लेकर 3 से 4 महीने तक भी नजर आते हैं। और जब ये सन स्पॉट्स हो जाते हैं सन के ऊपर, उस टाइम मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं और ये सन के अंदर सोलर विंड्स जनरेट करते हैं जो काफी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं। इनके साथ साथ प्लाज्मा पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं जो सन के लेयर के अंदर ओरिजिनेट करते हैं, जैसे कोरोना और भी काफी सारे, और ये कोरोना के थ्रू ट्रेवल करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर 450 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सन स्पॉट्स जब होते हैं उस टाइम मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, धरती पे भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रहते हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक मोटर्स काफी ज्यादा अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, अपनी मर्जी से चलने लगते हैं या फिर कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। और बोट, कूलर, स्टीमर्स और भी बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती है। कंपास तो काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग सा ही व्यवहार करने लगता है और कभी कभी ऑटोमेटिकली अपने आप ही घूमने लगता है। और अब आप लोग को ये बात पता चल गई होगी कि ऐसा कुछ क्यों होता है।